अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? देखिए स्टूडेंट्स, अभी जो हमने करना है वो हमने करना है थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट के जो रिएक्शन की रफ्तार है उसको कौन सी चीजें कंट्रोल करती हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ ये देखा है जो रेट लॉ है वो किस किस चीज को रिलेट करता है। रेट लॉ रिलेट करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है। कभी कभार रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाती है, कभी 4 गुना तेज हो जाती है। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करने से रिएक्शन की स्पीड चेंज होती है, लेकिन चेंज क्यों होती है ये अब हमने करना है। अभी हमने उसके पीछे थ्योरी नहीं की थी। अभी तक हम ये कह रहे थे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से अगर रिएक्शन की स्पीड पे कोई फर्क ना पड़े तो जीरो ऑर्डर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाए तो फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन स्पीड 4 गुना तेज हो जाए सेकंड ऑर्डर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन स्पीड 8 गुना तेज हो जाए थर्ड ऑर्डर। अभी तक हमने ये किया, लेकिन ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से या कम करने से रिएक्शन की स्पीड क्यों बढ़ती है या कम होती है, ये अभी हमने नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट है वो थ्योरीज में पहली थ्योरी है बाई मालिक्यूलर कुलियन थ्योरी। नाम से जाहिर है बाई मालिक्यूलर कुलियन थ्योरी। इसका मतलब है बाई मालिक्यूलर मीन टू मालिक्यूल, जिसमें टू मालिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। ये थ्योरी किसने दी थी? मैक्स स्ट्रास ने और विलियम लीविस ने ये थ्योरी प्रपोज की थी। और इस थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं वो ये हैं, जैसे ही नाम से ही जाहिर है, इस थ्योरी के नाम से ही जाहिर है। पहला पोस्टुलेट इस थ्योरी का ये है कि पहला पोस्टुलेट ये है रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल टेक प्लेस ड्यू टू कोलिजन बिटवीन देम, कि जो कोई भी रिएक्शन होता है वो मॉलिक्यूलों की आपस में कोलाइड करने की वजह से रिएक्शन होता है। कोई भी रिएक्शन मॉलिक्यूल के आपस में कोलाइड करने की वजह से होता है। ये पहला पोस्टुलेट, नाम भी कोलिजन थ्योरी कि मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो रिएक्शन होता है। दूसरा पोस्टुलेट, अब जब मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो तमाम कोलिजन ऐसे नहीं होते जिसमें केमिकल रिएक्शन हो जाए। कुछ कोलिजन ऐसे भी होते हैं विच डू नॉट लीड टू केमिकल रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता मॉलिक्यूलों के कोलाइड करने से। तो ऐसे कोलिजन जिनके होने से ऐसे कोलिजन जिनके होने से रिएक्शन हो जाए उन्हें कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन या फ्रूटफुल कोलिजन। जबकि ऐसे कोलिजन जिनके नतीजे में रिएक्शन नहीं होता उन्हें कहते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। पहला पोस्टुलेट कोलिजन थ्योरी का कि मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो रिएक्शन होता है। दूसरा पोस्टुलेट, तमाम मॉलिक्यूलर कोलिजन के नतीजे में प्रोडक्ट नहीं बनता, केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तीसरा पोस्टुलेट, ऐसे कोलिजन की जिनके नतीजे में प्रोडक्ट बनता है उन्हें कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन या फ्रूटफुल कोलिजन। और ऐसे कोलिजन जिनके नतीजे में प्रोडक्ट नहीं बनता उन्हें कहते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। ये हो गया। आप देखें जरा तीसरा पोस्टुलेट, तीसरा पोस्टुलेट ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें और उस कोलिजन के नतीजे में प्रोडक्ट बने, यानी इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए जो मॉलिक्यूल हैं उनकी डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए और उनकी एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि मॉलिक्यूलर कोलिजन के नतीजे में प्रोडक्ट बने तो उसके लिए क्या जरूरी है? मॉलिक्यूल जो कोलाइड करने आ रहे हों उनकी डायरेक्शन प्रॉपर हो और उनकी जो एनर्जीज हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो। पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। दूसरा पॉइंट, तमाम मॉलिक्यूलर कोलिजन के नतीजे में प्रोडक्ट नहीं बनता। तीसरा पॉइंट, जिन मॉलिक्यूलर कोलिजन के नतीजे में प्रोडक्ट बनता है उन्हें कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन या फ्रूटफुल कोलिजन, और जिनके नतीजे में प्रोडक्ट नहीं बनता उन्हें इनइफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। चौथा पॉइंट, इफेक्टिव कोलिजन करवाने के लिए जरूरी है कि जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हों उनकी ओरिएंटेशन या डायरेक्शन प्रॉपर हो और उनकी एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो।
पांचवा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पॉइंट के गिर्द ये थ्योरी जो है इसकी सारी कैलकुलेशन करेंगे, वो पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट से हम इस सारी कैलकुलेशन करेंगे इस थ्योरी की। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट क्या है जरा देखें। पांचवा पॉइंट ये है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कुलयन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ये जो नंबर ऑफ कुलयन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, इसे कहते हैं कुलयन फ्रीक्वेंसी। याद रखें, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कुलयन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इसे कुलयन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, के जितने ज्यादा मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन या डायरेक्शन के साथ होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा होगा। और तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब है जो रिएक्शन का रेट है वो तीन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये पांचवा पॉइंट बता रहा है, तीन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस किस के? कुलयन फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रॉपर ओरिएंटेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जितनी एनर्जी ज्यादा होंगी एक्टिवेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 5 पॉइंट हो गए टोटल ये। मैं दोबारा पास्टुलेट कुलयन थ्योरी के गिनवा देता हूं। पहला पास्टुलेट, नाम है थ्योरी का बाई मॉलिक्यूलर कुलयन थ्योरी। मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, पहला पास्टुलेट। दूसरा, तमाम मॉलिक्यूलर कुलयन के नतीजे में प्रोडक्ट नहीं बनता, दूसरा पास्टुलेट। तीसरा, ऐसे मॉलिक्यूलर कुलयन जिनके नतीजे में प्रोडक्ट बनता है उन्हें कहते हैं फ्रूटफुल कुलयन या इफेक्टिव कुलयन, और जिनके नतीजे में प्रोडक्ट नहीं बनता उन्हें कहते हैं इनइफेक्टिव कुलयन। चौथा पॉइंट, जो अगर हम चाहते हैं कि कुलयन इफेक्टिव हो तो मॉलिक्यूलों की डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए और उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट जिससे हम सारी की सारी डेरिवेशन करेंगे वो ये है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कुलयन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको कुलयन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, Z से Z करते हैं। दूसरा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, जिनकी डायरेक्शन प्रॉपर हो। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये जो पांचवा पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट यूज करके हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। तो यहां पे आप लोग देखें, अब रेट ऑफ रिएक्शन किन चीजों के साथ चेंज होता है? रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है प्रेशर के साथ चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, कैटालिस्ट के साथ चेंज होता है। अब ये बात करना भी बड़ा ही जरूरी है। मेरी बात आप गौर से सुने, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आप लोगों से कहने लगा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ, कैटालिस्ट के साथ। बल्कि अगर हम मैं छोटी सी बात करूं वो ये है, रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन की रफ्तार हर उस चीज के साथ चेंज होगी जो कुलयन की तादाद को चेंज करेगा, क्योंकि थ्योरी का नाम है कुलयन थ्योरी। हमें यह पता है टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं। अगर तेजी से मूव करना शुरू कर दें तो कुलयन बढ़ जाएगा, कुलयन बढ़ जाएगा तो जाहिर है रिएक्शन की रफ्तार ज्यादा हो जाएगी। प्रेशर के साथ क्या रिलेशनशिप है? अगर हम प्रेशर बढ़ा दें मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आ जाएंगे, कुलयन बढ़ जाएगा, कुलयन बढ़ जाने से रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी। तीसरा, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का क्या रोल होता है? कैटालिस्ट का रोल ये होता है कि कैटालिस्ट की सरफेस के ऊपर जो है वो पोर होते हैं। कैटालिस्ट की सरफेस के पोर्स में मॉलिक्यूल जो है वो जज़ब हो जाते हैं और वहां मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और कैटालिस्ट, ये रिएक्शन की रफ्तार को चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि ये चेंज करने से मॉलिक्यूलर कुलयन चेंज होता है, मॉलिक्यूल की कोलाइड करने की
जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है। तो ये वजह है कि इन फैक्टर को चेंज करने से जो मॉलिक्यूल है उनके दरमियान कोलिजन चेंज होता है। कोलिजन चेंज होने से रिएक्शन की रफ्तार चेंज होती है, क्योंकि थ्योरी का नाम ही कोलिजन थ्योरी है। It is because changing the pressure and temperature, probability of collision changes. ज़ाहिर है collision बढ़ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ती है जिससे collision बढ़ते हैं, प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल नजदीक आते हैं जिससे collision बढ़ते हैं। कैटलिस्ट का क्या रोल है? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। याद रखिए एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करता है। सपोज ये एक पहाड़ी है, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कुछ लोग जो है वो जवान हैं, कुछ लोग यहाँ पे बूढ़े हैं। वो दोनों पहाड़ी की दूसरी साइड पे जाना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है पहाड़ी बहुत ऊंची है, जो यहाँ पे जवान लोग खड़े हैं वो तो ये पहाड़ी अबूर करके दूसरी साइड पे चले जाएंगे, पहाड़ी अबूर करके दूसरी साइड पे चले जाएंगे, लेकिन बूढ़े लोग नहीं जा सकेंगे। यानी ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल तो दूसरी साइड पे चले गए, कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल दूसरी साइड पे नहीं जा सकते। तो इधर से एक बंदा आता है, वो इन लोगों को बताता है, बूढ़े लोगों को, कि मैं एक सुरंग के बारे में जानता हूँ, अगर आप दूसरी साइड पे जाना चाहते हैं तो मुझे एक सुरंग का पता है, आप उस सुरंग के थ्रू जा सकते हैं। वो ये इनको सुरंग बताता है। ये अब इस सुरंग की हाइट जो है वो कम है, तो ये अब बूढ़े लोग भी ये क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले जाएंगे। तो कैटलिस्ट वो जो शख्स है जिसने आके दूसरे रास्ते के बारे में बताया है, वो जो शख्स है वो कैटलिस्ट कहलाता है, जो अल्टरनेटिव पाथ मुहैया करता है मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, उसको कहते हैं कैटलिस्ट। यहाँ पे कुछ जवान लोग खड़े हैं, कुछ बूढ़े लोग खड़े हैं, दोनों इस पहाड़ी की दूसरी साइड पे जाना चाहते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना चाहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना चाहते हैं। जवान लोग तो ये पहाड़ी एक्टिवेशन एनर्जी वाली पहाड़ी अबूर करके दूसरी साइड पे चले जाएंगे, लेकिन बूढ़े लोग उधर नहीं जा सकेंगे। फिर एक बंदा यहाँ पे आता है, वो इनको बताता है ये एक अल्टरनेटिव पाथ है, ये एक रास्ता है, एक सुरंग है बीच में, इस सुरंग के अंदर से गुजर के दूसरी साइड पे जा सकते हैं। अब बूढ़े लोग भी इसमें से जा सकते हैं, जवान भी जा सकते हैं। अब दूसरी साइड पे जाने वालों की तादाद बढ़ गई है। वो जो शख्स है जिसने अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड किया उसे कहते हैं कैटलिस्ट। उसने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी है। पहले इतनी पहाड़ी अबूर करके जाना था, अब सिर्फ और सिर्फ ये पहाड़ी अबूर करके जाना है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी है। तो कैटलिस्ट वो है जो अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है मॉलिक्यूल को दूसरी साइड पे जाने के लिए। अभी तक जो कुछ हमने कोलिजन थ्योरी में किया है वो ये है, मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो रिएक्शन होता है। दूसरा, तमाम मॉलिक्यूलर कोलिजन जो है वो केमिकल रिएक्शन का बायस नहीं बनते। तीसरा, ऐसे मॉलिक्यूलर कोलिजन जिनके नतीजे में केमिकल रिएक्शन होता है उन्हें इफेक्टिव कोलिजन या फ्रूटफुल कोलिजन कहते हैं, और जिनके नतीजे में केमिकल रिएक्शन नहीं होता उन्हें इनइफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। चौथा पॉइंट, इफेक्टिव कोलिजन करवाने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए मॉलिक्यूल की, और उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। और पांचवा पॉइंट जिसको यूज करके हम सारे के सारे चीजें फाइंड करेंगे वो ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है having energy greater than activation energy। और फिर हमने ये पॉइंट किया है कि प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट को चेंज करने से रिएक्शन का रेट चेंज होता है, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को चेंज करती हैं, कोलिजन को चेंज करती हैं, और साथ साथ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर करता है कैटलिस्ट। उसके बाद हम लोग इसकी मैथमेटिक्स पे आते हैं। सपोज ये आप लोगों के पास है, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हमने इक्वेशन लिखी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इसके मुताबिक हमने ये इक्वेशन लिखी। दूसरा था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। पांचवा पॉइंट जो हमने पढ़ा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मालूम कैसे करते हैं, वो ये बीच में लिखा हुआ है, लेकिन हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी के फाइनल एक्सप्रेशन पे आते हैं। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फाइनल एक्सप्रेशन है। ये रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये z जो है z इसके इक्वल है na
नंबर ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल, एन बी नंबर ऑफ बी टाइप मॉलिक्यूल, पाई और सिग्मा जो है ये मॉलिक्यूल का डायमीटर है, और सी मीन जो है ये एवरेज स्पीड है मॉलिक्यूल की। एन ए नंबर ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल, एन बी नंबर ऑफ बी टाइप मॉलिक्यूल, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट ए, एन बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट बी, या नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट बी। पाई है कांस्टेंट, सिग्मा जो है ये मॉलिक्यूल का डायमीटर है, और ये एवरेज स्पीड है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जो कि ये हमने निकाली है। दूसरा ये देखें प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या था। अब जरा यहाँ देखें, ये एच एच है, ये आई आई है, ये दोनों एक दूसरे से टकराने के लिए एक दूसरे के नजदीक आते हैं। ये इसकी तरफ आता है, ये इसकी तरफ आता है, और ये इसकी तरफ आता है। जब ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं एच एच, तो अब चूंकि इनकी डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है, ये कोलाइड करके वापस चले जाते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं है। नो प्रोडक्ट फॉर्म। ये ओरिएंटेशन की बात हो रही है। तो फिर प्रॉपर डायरेक्शन क्या होती है वो जरा देखते हैं। ये प्रॉपर डायरेक्शन है। अगर ये इस तरीके से आपस में कोलाइड करें, ये इसकी तरफ आ रहा है, ये इसकी तरफ आ रहा है, ये आपस में टकरा रहे हैं। अब ये आसानी से, अब ये कॉन्टेक्ट एरिया यहाँ ज्यादा है, जो पीछे कुलयन था उसमें कॉन्टेक्ट एरिया कम था, अब यहाँ कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है। कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होगा, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे दोनों, और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और प्रोडक्ट बन जाएगा एच आई एच आई। ये से कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन कहते हैं। और जो कुलियन फ्रीक्वेंसी है 10 to 25, 10 to 28 कुलियन पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में इतने कुलियन होते हैं। उसके बाद जो एनर्जी वाला फैक्टर हमने कहा था वो ये था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। अब दो फैक्टर हो गए, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कुलियन फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये बोल्ट्जमैन फैक्टर है जो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है, मॉलिक्यूल की वो तादाद जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। बोल्ट्जमैन फैक्टर हमें बताता है मॉलिक्यूल की वो तादाद जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, ये वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, ये ई नॉट है, ई नॉट है। अब और तीसरा क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब इन तीनों को मिला दिया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कुलियन फ्रीक्वेंसी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन, इन तीनों की। और फिर हमें पता है Z क्या है, एन ए एन बी पाई सिग्मा स्क्वायर सी मीन, एवरेज वेलोसिटी, ये कुलियन फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ सी मीन क्या है, ये हमने एवरेज स्पीड गैसेस वाले चैप्टर में इसके बारे में देखना है, 8RT और पाई एम। दो गैसेस के लिए ये जो मैस है ये रिड्यूस्ड मैस इसको बोलते हैं, मैस ऑफ गैस ए इंटू मैस ऑफ गैस बी डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी। अब इस m की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, एम ए इंटू एम बी डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी, और ये सारी वैल्यू जो सी मीन की आएगी उसको यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे सी मीन की जगह पे। तो Z किसकी इक्वल आ गया, एन ए एन बी पाई सिग्मा स्क्वायर 8RT ओवर पाई एम ए इंटू एम बी ओवर एम ए प्लस एम बी, ये इसकी जगह। अब ये Z की वैल्यू आप यहाँ ऊपर पुट करें, Z की वैल्यू यहाँ आप लोग पुट करें। ये देखिए 8RT और पाई म्यू आ गया, ये रिड्यूस्ड मैस ये आया, और इसकी वैल्यू पुट की यहाँ, इसकी वैल्यू जब पुट की हम लोगों ने तो हमारे पास जो कुलियन फ्रीक्वेंसी आ गई, सी मीन की वैल्यू पुट करने से वो ये आ गई। अब इनको कंबाइन कर दिया हमने, ये P था, ये Z की वैल्यू पुट की है, और ये बोल्ट्जमैन फैक्टर था जो हमें बताता है ये क्या चीज है। ये अगर मैं आपसे पूछ ये क्या है, ये फार्मूला में बताता है कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। ये ए नहीं लिखा, ये स्टार लिखो, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। रेट का फार्मूला ये, और रेट का जो शुरू में एक्सप्रेशन पड़ा है वो ये था। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें, के इंटू दिस, इसके इक्वल इसको पुट करें,
दोनों का कंपैरिजन किया। एन ए और एन बी जो है कंसंट्रेशन, एन ए और एन बी ये इनको कंसंट्रेशन बोलते हैं ना, ये एन ए एन बी इससे कैंसिल हो गए और आप लोगों के पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचा रेट कांस्टेंट का, एन ए एन बी से कैंसिल, तो के इज इक्वल टू ये सारी बाकी चीज एन ए और एन बी को कैंसिल करके ये आ गया। याद रखें जो ए है ना कंसंट्रेशन ऑफ ए तो एन ए भी कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये हमारे पास के आ गया जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ पे अगर इसको मैं करूँ तो टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, यहाँ टी की पावर 1/2 बन रही है और बाकी सारा ये फैक्टर इसको एक कांस्टेंट सी के इक्वल पुट कर दिया, कांस्टेंट सी के इक्वल पुट कर दिए सारे के सारे फैक्टर, कांस्टेंट सी के इक्वल पुट कर दिए। तो ये हमारे पास अब तक जो हमने किया है वो ये है। मैं आप लोगों को अगर दोबारा बताऊं इसकी समरी अगर आप लोगों के पास पेश करूं मैं, ए प्लस बी मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, एक हमारे पास रेट इक्वेशन यहाँ पे आ गई है, मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ पूरा क्योंकि पी और बी जगह पे आ रही है, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ रेट किसकी इक्वल है, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। और दूसरा जो हमने क्या निकालना है, रेट इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद प्रॉपर ओरिएंटेशन P, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल Coulombian frequency and fraction of molecule having energy greater than the activation energy minus EA over RT। अब आपको पता है कि Z क्या है, Z के बारे में अगर आपको पता हो तो वो क्या था, Na फिर Nb फिर क्या था पाई, फिर क्या था सिग्मा स्क्वायर, फिर क्या था सी मीन, और आपको पता है सी मीन क्या था 8RT ओवर पाई एम। यहाँ पे एम तो था मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वन गैस, एम तो वो था मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वन गैस था एम, लेकिन यहाँ एक गैस नहीं है दो गैसेस हैं, ये एम जो है ये रिड्यूस्ड मैस होगा, वो क्या होगा एम ए इंटू एम बी ओवर एम ए प्लस एम बी। ये अब एम ए प्लस एम बी, अब ये जो सी मीन की वैल्यू यहाँ पुट करें और जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर दें और फिर इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करें, एन ए एन बी से कैंसिल हो जाएंगे यहाँ, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गई, यहाँ सी इसकी, ये आप लोगों के पास कुलियन थ्योरी है। अब यहाँ एक और बात, आप लोगों ने एफएससी में आर्हीनियस थ्योरी एफएससी में की हुई है, आर्हीनियस थ्योरी आप लोगों के पास क्या है ये है k इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग लें, नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। जो नेचुरल लॉग के बाद बेस होती है उसकी जो एक्सपोनेंट होती है वो शुरू में हम ला सकते हैं, उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बना नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस ई ए ओवर आर टी, नेचुरल लॉग ऑफ e, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गई। अब ये जो आपके पास इक्वेशन यहाँ पे आई है इस इक्वेशन को 1/t के हिसाब से डिफरेंशिएट करें। अब यहाँ पे फिर मैथ इन्वॉल्व है, 1/t के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा d log ऑफ k ओवर d 1/t, तो चूंकि यहाँ t इन्वॉल्व ही नहीं है तो ये 0 आ गया, माइनस ई ए ओवर आर आ गया, d नेचुरल log ऑफ k ओवर d इंटू 1/t माइनस ई ओवर आर आ गया। यहाँ से ई ए की वैल्यू निकालें, ये माइनस इधर चला गया और आर ऊपर आ गया, और यहाँ अब हाँ ये आ गया,
और ये जो ऊपर हमने इक्वेशन पहले निकाली है, ये इक्वेशन, ये भी इक्वेशन अभी हमने निकाली थी ना पीछे कुलियन थ्योरी में। अब ये इक्वेशन है, दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग लें, ये नेचुरल लॉग आ गया यहाँ तक, ये नेचुरल लॉग लिया ना, लॉग ऑफ के लॉग ऑफ सी टी 1/2 शुरू में आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस ई और आर टी। आपको पता है नेचुरल लॉग के बाद जो बेस है, बेस की पावर शुरू में आ जाती है, नेचुरल लॉग ऑफ ई, ये आ गया। अब इस इक्वेशन को जैसे पहले उसको किया है ना 1/t के हिसाब से डिफरेंशिएट, इसको भी 1/t के हिसाब से डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करने का तरीका ये होता है डी लॉग ऑफ के ओवर डी 1/t। नेचुरल लॉग ऑफ सी, यहाँ टी इन्वॉल्व नहीं है, ये सारा जीरो हो गया, यहाँ टी इन्वॉल्व है -1/2। लॉग ऑफ 1/t क्या होता है आपको पता ना, लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स का जब डिफरेंशिएट करते हैं ये 1/x बनता है, तो 1/t का लॉग लेंगे तो 1/1/t बनेगा, माइनस ई ए ओवर आर, ये बना। तो अब इसमें से डी लॉग ऑफ के और डी 1/t, ये इसके इक्वल बना। अब मल्टीप्लाइंग अब इक्वेशन विद माइनस आर, इस इक्वेशन को माइनस आर से मल्टीप्लाई करें, इधर भी और इधर, जब माइनस आर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बना। और ये चीज पहले ही हमने देख चुका है अपना उसके आर्हीनियस थ्योरी में, ये चीज ई ए की इक्वल है, तो यहाँ पे आप लोग ई ए लिख दें इसकी जगह पे, ई ए। दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक बार मैं दोबारा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये आप लोगों के पास थी आर्हीनियस थ्योरी, ये नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग के लॉग ऑफ ए इनटू दिस, ये जो ई की पावर में है ये नेचुरल लॉग से पहले आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है, बाकी हमारे पास ये बना। अब इसको डिफरेंशिएट करना है 1/t के हिसाब से, डी लॉग ऑफ के ओवर डी 1/t, ये 0 हो गया, और 1/t के हिसाब से डिफरेंशिएट कर, जिसके हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हो उसका अपना डिफरेंशियल 1 होता है, ये 1 आ गया, 0 माइनस ई और आर आ गया, तो यहाँ ये बना। अब आर जो है माइनस डी माइनस आर डी नेचुरल लॉग ऑफ के डी 1/t इज इक्वल टू ई ए। अब ये जो चीज है ना, यही आगे जाके हम पुट करेंगे, इसकी जगह पे ई ए पुट करेंगे, इसी चीज की जगह पे ई ए। लेकिन इससे पहले ये जो इक्वेशन ये लिखी हुई है ना, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, इसके साथ हम वही सलूक करेंगे, यानी इसका क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे, लॉग लेके इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/t के हिसाब से। दो स्टेप्स याद रखें, चाहे ये इक्वेशन हो चाहे ये इक्वेशन हो, दो स्टेप्स याद रखें। पहला स्टेप नेचुरल लॉग लेना है, दूसरा स्टेप 1/t के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है। पहला स्टेप नेचुरल लॉग लेना, दूसरा स्टेप डिफरेंशिएट करना है 1/t के हिसाब से। सिर्फ दो स्टेप्स हैं, 1/t के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है, वो यहां भी करना है और नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसमें भी यही कुछ करना है। यहां भी ऐसे ही किया, नेचुरल लॉग लिया और फिर 1/t के हिसाब से डिफरेंशिएट किया, हम लोग यहाँ पे पहुंचे। अब ये चीज क्या है ई ए, और ऊपर ये चीज इसकी कंपैरिजन करें, ई ए इज इक्वल टू आर टी बाई 2, ई स्टार इज इक्वल टू ई ए माइनस आर टी बाई 2, ये आ गया। ई स्टार की वैल्यू जो है वो आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, जो आपने फाइनल एक्सप्रेशन देखा था ना कुलियन थ्योरी में, ई स्टार की जगह वैल्यू पुट करें, क्या पुट करें, माइनस ई ए माइनस आर टी बाई 2। अब आर टी बटे में भी आर टी लिखा हुआ है, अब ई ए बाई आर टी माइनस आर टी बाई आर टी, यहाँ 2 भी है ना, इस आर टी को इस पे भी डिवाइड किया, आर टी को इस पे भी डिवाइड किया, आर टी से कैंसिल 1/2 रह गया, इधर माइनस ई और आर टी, ई रेस्ट पर 1/2 ये आ गया। अब ये जो ई ए और आर टी है और ये आर्हीनियस इक्वेशन है, अब कंपैरिजन करें, कंपैरिजन कैसे करना है, यहां इसके साथ क्या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारा, और ये यहां इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए इज इक्वल टू दिस आर, यानी कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, ई रेस्ट पर माइनस ई और आर टी के साथ क्या क्या लिखा हुआ है, ये फैक्टर मैं जरा अच्छे से लिखता हूं, क्या कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा है और ये लिखा है, किसके साथ, इसके साथ, और यहाँ इसके साथ क्या लिखा है, ए, इधर तो के है ना, इसका मतलब है इनका कंपैरिजन अगर करेंगे तो ए इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, ये आ गया।
दिस इनटू दिस, दोनों कंपैरिजन किया, यानी ये भी के है ये भी के, दोनों इक्वेशन को बराबर पुट करें, इक्वल पुट करें, कंपैरिजन करें, ये इससे कैंसिल हो गया तो ए की वैल्यू ये आ गई। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये, equation shows that pre-exponential factor in Coulomb theory is function of temperature। ये फैक्टर ये बता रहा है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है ना, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज करने से इक्वेशन चेंज होती है। अब ये जो कुलैन थ्योरी है इसकी शॉर्ट कमिंग क्या है, इट इज यूजफुल फॉर गैस फेज रिएक्शन, it is not useful for solution phase reaction, it is not useful for surface catalyzed reaction, it is not useful, it does not explain the formation of bond during the reaction। ये बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं बताता, बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में ये कुछ नहीं बताता। ये सारे पॉइंट्स हैं कुलैन थ्योरी के बारे में, याद रखना। अल्लाह हाफिज़।